Important MCQs पॉइंट्स फ्रॉम द इन्फेक्शियस मेडिसिन पीडियाट्रिक्स। स्ट्रेप्टोकोकस फ्रेंजाइटिस जो होता है उसकी वजह से दोनों होते हैं, क्या रूमेटिक फ़ीवर भी होता है और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी होता है। लेकिन जो स्ट्रेप्टोकोकस स्किन इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से सिर्फ जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, रूमेटिक फ़ीवर नहीं होता। तो फ्रेंजाइटिस इसको ऐसे याद रखेंगे, फेरेंक्स ऊपर होता है ना, तो उसकी वजह से दोनों होते हैं। स्किन जो है वो पूरी बॉडी पे होती है, तो उसकी वजह से सिर्फ जो है वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, रूमेटिक फ़ीवर नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट इज़ के फ्रेंजाइटिस के बाद जो होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या रूमेटिक फ़ीवर वो 2 to 3 वीक्स के बाद होता है, जबकि स्किन इन्फेक्शन के बाद जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है वो 3 to 6 वीक्स के बाद होता है। तो 2 to 3 वीक्स और 3 to 6 वीक्स मतलब स्किन का थोड़ी लेट जाके होता है। फिर पॉइंट आ जाता है रूमेटिक फ़ीवर में क्या होता है, अगर जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हार्ट इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन अगर हार्ट इन्वॉल्व हो रहा है तो कोर्डिया होगा। कोर्डिया के साथ जॉइंट्स जो हैं वो मिनिमली इन्वॉल्व होते हैं। तो आपने इसको कैसे याद रखना है, C=C, मतलब कार्डाइटिस है तो कोर्डिया भी होगा। उसके बाद जो रूमेटिक फ़ीवर होता है ये लिक करता है जॉइंट्स को, लेकिन हार्ट को बाइट करता है, मतलब जॉइंट्स को इतना स्वेयरली इन्वॉल्व नहीं करता जितना हार्ट को स्वेयरली इन्वॉल्व करता है। और ये कि हार्ट अगर इन्वॉल्व हो रहा है, कार्डाइटिस हो रहा है, तो सब क्यूटेनियस नोड्यूल्स भी वहाँ होते हैं, जिसमें वो स्टेंसर्स के ऊपर हो सकते हैं, स्कैपुला के ऊपर हो सकते हैं, या मैस्टॉइड रीजन के ऊपर हो सकते हैं। साइंस ऑफ कोर्डिया क्या होते हैं, मिल्क मेड साइन आता है, प्रोनेटर ड्रिफ्ट होती है और डार्टिंग टंग होती है। और कोर्डिया में क्या होता है, रैपिड जर्की इनवॉलेंट्री पर्पसलेस मूवमेंट्स होते हैं, किसके, प्रॉक्सिमल लिम्ब के। प्रॉक्सिमल लिम्ब्स के क्या होती है, रैपिड जल्दी जल्दी जर्की इनवॉलेंट्री पर्पसलेस मूवमेंट्स होती हैं, डांस लाइक होती हैं, जिसको हम ट्रीट किससे करते हैं, हेलोपेरिडोल के साथ। फिर एथीटोसिस में क्या होता है कि डिस्टल लिम्ब्स जो होते हैं उनकी स्लो होती हैं, रिदिंग मूवमेंट्स होती हैं। कोर्डिया रैपिड हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, जबकि एथीटोसिस में स्लो हो रही हैं मूवमेंट्स। कोर्डिया में प्रॉक्सिमल लिम्ब्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि एथीटोसिस में डिस्टल लिम्ब्स इन्वॉल्व होते हैं। जो एक्यूट रूमेटिक फीवर होता है उसमें रिगर्गिटेशन होती है, माइट्रल और एओर्टिक, जबकि माइट्रल रिगर्गिटेशन होगी और एओर्टिक रिगर्गिटेशन होगी। माइट्रल रिगर्गिटेशन का साइन क्या है, पैनसिस्टलिक मर्मर, और एओर्टिक रिगर्गिटेशन का क्या साइन है, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। लेकिन कभी कभार क्या होता है, अगर माइट्रल रीजन में एडिमा और नोड्यूल्स बन गए हैं माइट्रल वॉल्व के, तो माइट्रल स्टेनोसिस हो जाएगी। माइट्रल स्टेनोसिस के केस में क्या होता है, मिड डायस्टोलिक मर्मर होता है। तो माइट्रल रिगर्गिटेशन में पैनसिस्टलिक मर्मर है, एओर्टिक रिगर्गिटेशन में अर्ली डायस्टोलिक मर्मर है, जबकि माइट्रल स्टेनोसिस में मिड डायस्टोलिक मर्मर होता है, जिसको हम कैरी कूम्स मर्मर कहते हैं। प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस क्या होता है, सोर थ्रोट के लिए प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस होता है और सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस होता है। प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस जो होता है वो ट्रीटमेंट करते हैं सोर थ्रोट का बाय बेंजीथीन पेंसिलिन, और सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस में रिकरेंस को प्रिवेंट करते हैं बाय कंटिन्यूस प्रोफिलैक्सिस। तो प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस में ट्रीटमेंट कर रहे हैं और सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस में रिकरेंस को प्रिवेंट कर रहे हैं बाय बेंजीथीन पेंसिलिन। एक्यूट डायरिया जो होता है वो लेस देन 2 वीक्स का होता है, मतलब 14 डेज से कम का जो होगा वो एक्यूट डायरिया होगा। 14 डेज से ज़्यादा मतलब 2 वीक से ज़्यादा है तो परसिस्टेंट डायरिया है, ना इन्फेक्शियस। और अगर नॉन इन्फेक्शियस 2 वीक से ज़्यादा है तो डैट इज़ क्रोनिक। इन्फेक्शियस 2 वीक से ज़्यादा है तो परसिस्टेंट, नॉन इन्फेक्शियस 2 वीक से ज़्यादा है तो क्रोनिक। एक्यूट ब्लडी डायरिया के जो हैं कॉमन कॉजेज़ एक्यूट ब्लडी डायरिया के बच्चों के अंदर वो क्या हैं, फूड पॉइजनिंग है, फूड पॉइजनिंग में बेसिलरी डायसेंट्री में और एमीबिक डायसेंट्री में ब्लडी डायरिया होता है। जो शिगेला की वजह से होता है उसको कहते हैं बेसिलरी डायसेंट्री, जो कि एक्यूट इन ऑनसेट होता है, फ्रीक्वेंट स्टूल्स होते हैं जिसमें
म्यूकस फिल्ड होता है, वेरी वेरी हाई फीवर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन और फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, CNS साइंस आना शुरू हो जाते हैं, पस सेल्स इन स्टूल्स आते हैं, विच इज़ कन्फर्म्ड बाय आइसोलेटिंग द ऑर्गेनिज्म ऑन स्टूल कल्चर। ट्रीटमेंट क्या होगा, एम्पीसिलिन, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 5 डेज़ के लिए, फ्लूइड एंड ORS। तो शिगेला की वजह से बेसिलरी डायजेंट्री होती है, जो एक्यूट इन ऑनसेट होती है, फ्रीक्वेंटली होती है, स्टूल्स आ रहे होते हैं जिसमें ब्लड और म्यूकस है, बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर होगा, और क्योंकि फ्रीक्वेंट स्टूल्स हैं तो डिहाइड्रेशन होगी, डिहाइड्रेशन की वजह से फिट्स और CNS के साइंस आना शुरू हो जाएंगे। स्टूल में हमें पस सेल्स मिलेंगे, जिससे हम ऑर्गेनिज्म को स्टूल कल्चर करके डायग्नोज करते हैं, और ट्रीटमेंट क्या है, एम्पीसिलिन, ट्राइमेथाप्रोम सल्फामेथोक्साजोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 5 डेज़ के लिए, फ्लूइड और ORS टू ट्रीट द डिहाइड्रेशन। तो बेसिलरी डायजेंट्री जो थी वो थी शिगेला की वजह से, एंट अमीबा की वजह से जो डायजेंट्री होती है उसको अमीबिक डायजेंट्री कहते हैं। शिगेला वाली जो डायजेंट्री थी वो एक्यूट ऑनसेट की थी, ये सबक्यूटेनियस ऑनसेट, सबक्यूट ऑनसेट है। वहाँ पे शिगेला वाले में क्या था, फ्रीक्वेंट स्टूल्स थे, यहाँ पे लेस फ्रीक्वेंट स्टूल्स हैं। वहाँ पे शिगेला वाले में क्या था कि ब्लड और म्यूकस आ रहा था, यहाँ पे ब्लड इन फीसिस है, म्यूकस नहीं है। शिगेला में हाई ग्रेड फीवर था, यहाँ पे फीवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ पे हमें ट्रोफोजाइट्स मिलते हैं जो शिगेला के केस में हमें नहीं मिल रहे थे, मोबाइल ट्रोफोजाइट्स यहाँ पे एंटीमीबा के मिलते हैं, तो यहाँ पे हम एलाइजा भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो ट्रीटमेंट था वो एंटीबायोटिक्स थी, यहाँ पे क्योंकि एंटीमीबा है तो मेट्रोनाइडाजोल 3 डिवाइडेड डोजेस में हम देते हैं। फिर वो बताते हैं डिफरेंस आपको फर्दर कि शिगेला की वजह से हाई ग्रेड फीवर होता है, जिसकी वजह से मार्क डिहाइड्रेशन होती है, CNS साइंस आ रहे होते हैं फिट्स और मेनिंजाइटिस के, और टॉक्सिक इंसेफेलोपैथी होती है जिसको कहते हैं एक्कैरी सिंड्रोम। तो सिनेरियो कैसे आएगा शिगेला का कि बच्चा है, उसको जनरलाइज टोनिक क्लोनिक फिट्स पड़ रहे हैं, हाई ग्रेड फीवर है, उसकी हिस्ट्री है ब्लड और म्यूकस इन स्टूल्स की, तो वो यू विल सजेस्ट शिगेला, क्योंकि हाई ग्रेड फीवर और फिट्स जो होते हैं वो शिगेला में होते हैं, एंटीमीबा में नहीं होते, क्योंकि शिगेला इज़ अ बैक्टीरिया और एंटीमीबा पैरासाइट है। बेसिलरी डायजेंट्री में हम कभी भी जो है ये नहीं करेंगे, अमीबिक डायजेंट्री जो होती है उसमें हम ये चीज़ें नहीं देखते, फीवर एंड फिट्स। बच्चों में नॉन ब्लडी डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉज इज़ रोटा वायरस, इसके अलावा कॉलेरा है और जियार्डिया है। रोटा वायरस में क्या होता है कि म्यूकोजल सेल्स जो होते हैं उनकी शेडिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब म्यूकोजा शेड ऑफ होना शुरू हो जाती है रोटा वायरस की वजह से, तो क्या होता है, डाइसैकेराइड्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, इस वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है। क्योंकि वो जो म्यूकोजल सेल्स होते हैं उनके ऊपर लैक्टेज एंजाइम होता है, जब म्यूकोजा शेडिंग होगी तो लैक्टेज ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस होगा, जिसको कहते हैं ऑस्मोटिक डायरिया। अब डायरिया हमने इसका टॉपिक पढ़ा भी हुआ है कि ये ऑस्मोटिक हो सकता है, सिक्रीटरी हो सकता है। ऑस्मोटिक डायरिया मोस्ट कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू सिक्रीटरी डायरिया। जब पेशेंट जो है खाना खाना छोड़ता है तो ऑस्मोटिक डायरिया ठीक हो जाता है। तो ऑस्मोलैरिटी इसमें जो है वो हमें ज़्यादा मिलती है। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं ऑस्मोटिक डायरिया के, रोटा वायरस, लैक्टोज इंटॉलरेंस और एसिडिक पीएच ऑफ द स्टूल। तो ऑस्मोटिक डायरिया में क्या है, मोर कॉमन है, जब पेशेंट खाना खाना छोड़ता है तो ये ठीक हो जाता है, ऑस्मोलैरिटी हमें ज़्यादा मिलती है डायरिया में, और रोटा वायरस लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से हो रही है, और पीएच क्या है, एसिडिक है। सिक्रीटरी डायरिया जो होता है वो ऑस्मोटिक से लेस कॉमन है, और खाना खाना छोड़ने से ये ठीक नहीं होता। जो कैलकुलेटेड ऑस्मोलरिटी होती है वही ऑब्जर्व्ड होती है, वहाँ पे कैलकुलेटेड ऑस्मोलरिटी जो थी वो ज़्यादा थी। वहाँ पे ऑस्मोटिक डायरिया के एग्जाम्पल में रोटा वायरस लैक्टोज इंटॉलरेंस था, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है दैट इज़ कॉलेरा।
हम कैसे डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन को इवेलुएट करते हैं? 6 साइंस होते हैं, 4 स्टार साइंस एंड 2 नॉन स्टार साइंस। स्टार साइंस क्या होते हैं? हम उसमें चेक करते हैं पेशेंट का कॉन्शियस लेवल, स्किन पिंचिंग करते हैं, आई की संकनेस चेक करते हैं और ड्रिंकिंग एबिलिटी चेक करते हैं। मतलब ये 4 इम्पॉर्टेंट साइंस हैं। 4 जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। 4 स्टार साइंस हैं, कॉन्शियस लेवल, स्किन पिंचिंग, संकनेस ऑफ आइज एंड ड्रिंकिंग एबिलिटी। नॉन स्टार साइंस में क्या है? आई ड्राइनेस, टंग ड्राइनेस। अगर इनमें से कोई भी स्टार पॉजिटिव है तो हम डिहाइड्रेशन की क्लासिफिकेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर स्किन जो है वो वेरी स्लोली जो है 2 सेकंड से ज़्यादा लगा रही है जाने में, तो इट इज़ सीवियर डिहाइड्रेशन। एग्जांपल क्या है? एक बच्चे को डायरिया है, उसकी संकन आइज़ हैं, स्किन पिंचिंग उसकी वेरी स्लोली जा रही है, तो क्या करोगे? इसको कहोगे सीवियर डिहाइड्रेशन। तो सीवियर डिहाइड्रेशन के लिए हमारा प्लान क्या होगा? प्लान सी होगा। अगर लेस देन 1 ईयर होता है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता रिहाइड्रेट करते हैं 5 घंटों में। अगर 1 ईयर से बड़ा बच्चा है तो रैपिडली डिहाइड्रेट करते हैं 3 घंटों में। तो छोटे बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता रिहाइड्रेट करना है और बड़े बच्चे को जल्दी करना है। ORS जो होता है उसमें 20 ग्राम्स ग्लूकोज होता है और 3.5 ग्राम्स NaCl होता है। और ORS खुद भी एक ऑस्मोटिक डायरिया कॉज करवा सकता है। इसलिए हम इसको प्रिवेंट करने के लिए कि ORS की वजह से ऑस्मोटिक डायरिया ना हो, तो हम लो ऑस्मोलैरिटी ORS यूज़ करते हैं, जिसमें 20 ग्राम जो था अब उसकी जगह 13 ग्राम्स ग्लूकोज यूज़ करते हैं, और जो NaCl 3.5 ग्राम्स का था उसकी जगह हम 2.7 ग्राम्स जो है NaCl यूज़ करते हैं। तो लो ऑस्मोलैरिटी ORS में क्या होता है? 13 ग्राम्स ग्लूकोज और 2.7 ग्राम्स NaCl, ताकि वो ऑस्मोटिक डायरिया कॉज ना करे। फिर जिंक जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, लेकिन क्यों हम इसको यूज़ करते हैं? क्योंकि अगर जिंक की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से एक्रोडर्माटाइटिस इंटेरोपैथिका होता है। इस वजह से इसको पूरा करना होता है। नेक्स्ट इज मम्स जो है ये पेनफुल इन्लार्जमेंट करवा देता है पैरोटिड ग्लैंड्स की, रेडनेस और स्वेलिंग करवा देता है स्टेंसन डक्ट्स की, सॉफ्ट पैलेट का एडिमा कॉज करवाता है, लैरिंक्स का और अपर चेस्ट का। डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं मम्स की? CBC में हमें लिम्फोसाइटोसिस मिलती है, एमाइलेज का लेवल ज़्यादा मिलता है क्योंकि ये सलिवरी ग्लैंड्स को इन्वॉल्व कर रहा होता है। IgM IgG का लेवल हमें ज़्यादा मिल सकता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं इसकी वजह से? मेनिंजो इंसेफेलाइटिस, एपिडिडोमोऑर्काइटिस, पैंक्रियाटाइटिस और डेफनेस होने के चांसेस होते हैं। पैरोटाइटिस के साथ साथ मेनिंजाइटिस होता है, या 10 दिन के बाद होता है, या अलॉन्ग विद पैरोटाइटिस मेनिंजाइटिस हो सकता है। और काइटिस जो होता है ये किस में होगा? जो पोस्ट प्यूबर्टल मेल्स होंगे उनके अंदर ऑर्काइटिस होगा, प्री प्यूबर्टल में नहीं होंगे ऑर्काइटिस, और इट विल लीड टू इनफर्टिलिटी। अगर इंट्रायूट्राइन लाइफ में मम्स होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? सब एंडोकार्डियल फाइब्रोब्लास्टोसिस, मतलब हार्ट इन्वॉल्व होता है। मीजल्स, प्रोड्रोमल फेज होती है मीजल्स की और इरप्टिव फेज होती है। प्रोड्रोमल फेज में 3 C's होते हैं, कफ, कोराइजा और कंजक्टिवाइटिस, मतलब आँख, नाक और गला इन्वॉल्व होता है, और कॉप्लिक स्पॉट्स होते हैं। जो इरप्टिव फेज होती है इसमें रैश आती है, विच इज़ मैक्युलोपिपुलर रैश, जो कि ईयर से नीचे की तरफ जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं मीजल्स के? इट कैन लीड टू जॉइंट सेल न्यूमोनिया, लंग्स का इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया, डायरिया, इनकेफेलाइटिस, SSPE, हेमोरेजिक मीजल्स, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, कैंक्रम ऑरिस, कॉर्नियल अल्सर, मायोकार्डाइटिस, विटामिन A डेफिशिएंसी। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं।
क्योंकि मीज़ल्स जो है ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी करवाती है, इस वजह से पेशेंट को विटामिन ए देते हैं टू डिक्रीज़ द मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। जब मीज़ल्स की रैश आती है तो फीवर जो है वो एकदम से इंक्रीज़ कर जाता है। रैश जो है वो 2 से 3 दिन तक ऊपर से नीचे की तरफ रैपिडली जाती है और उसी सीक्वेंस से जो है वो फेड करती है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी और फिर उसी सीक्वेंस से ख़त्म भी होगी। रैश जो है वो इचिंग होती है और अगर स्वीयर मीज़ल्स हो तो डिसफिगर्ड एंड स्वॉलन फेस हो जाता है। मीज़ल्स की वैक्सीन जो होती है वो हम सब क्यूटेनियसली देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं? अगर नियोमाइसिन से एनाफिलेक्टिक रिएक्शन है या जेलेटिन से एनाफिलेक्टिक रिएक्शन है या इम्यूनोडेफिशिएंसी है तो फिर हम मीज़ल्स की वैक्सीन नहीं देते। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इस वैक्सीन के? मॉर्बिली फॉर्म रैश हो जाते हैं, फिब्राइल फिट्स और एनकेफेलाइटिस होने के चांसेस होते हैं। सो दीज वर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम मीज़ल्स। नेक्स्ट इज़ पोलियो। पोलियो जो होता है ये एसिम्टोमेटिक होता है, 95% केसेस में एबॉर्टिव हो सकता है जिसमें फिब्राइल सोर थ्रोट होता है, नॉन पैरालिटिक हो सकता है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस के साथ, या पैरालिटिक हो सकता है जिसमें एसिमेट्रिक पैरालिसिस हो जाती है। स्पाइनल बर्बर या इंसेफेलाइटिस। कॉन्फर्मेटरी टेस्ट इसका क्या होता है? दैट इज़ स्टूल कल्चर। 2 सैंपल्स देते हैं हम 1 दिन के अपार्ट। तो एसिम्टोमेटिक है, एबॉर्टिव है, नॉन पैरालिटिक और पैरालिटिक। 3 years ओल्ड अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड है, आपके पास फिब्राइल इलनेस के साथ आ रहा है, लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस के साथ आ रहा है, तो इसके डीडीज हमारे यहाँ तो पैरालिटिक पोलियो बनते होते हैं या गुआनबेरी सिंड्रोम बनता होता है। अगर एक अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड है उसको मेनिंजाइटिस के साथ आ रहा है, फिर आपके जो डीडीज बनेंगे उसमें टीबी मेनिंजाइटिस है या नॉन पैरालिटिक पोलियो या एच इन्फ्लुएंजी। इसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीज़ रोजियोला इन्फेंटम जो है ये फिब्राइल फिट्स करवाता है। फिब्राइल फिट्स में से क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गए हैं। फिब्राइल फिट्स जो होते हैं उसमें क्या होता है? सीज़र होता है, फीवर होता है, लेकिन कोई सीएनएस का इन्फेक्शन नहीं होता। तो फीवर विथ सीजर्स इज़ फिब्राइल फिट्स। एटिपिकल हो सकता है या टिपिकल हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री कभी कभार पॉजिटिव होती है। टिपिकल में क्या होता है? टिपिकल फिब्राइल फिट्स 12 मंथ्स ऑफ एज से ज़्यादा की होगी, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक फिट्स होंगे और 10 मिनट से कम के होंगे। ब्रीफ या नो पोस्ट इक्टल पीरियड होगा, नो फोकल फाइंडिंग्स और नॉर्मल सीएसएफ एग्ज़ाम। जबकि एटिपिकल इसके ऑपोजिट होगा। टिपिकल जो है वो 12 महीने से मतलब 1 साल के बाद हो रहा था, तो एटिपिकल जो है वो 12 महीने मतलब 1 साल से पहले होता है। वहाँ पे जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स थे। एटिपिकल जो है वो छोटे बच्चों में जो है मतलब 1 ईयर से कम वाले में फोकल सीजर्स के साथ होता है। वो 10 मिनट से कम हो रहा था, ये 10 मिनट से ज़्यादा होता है। वहाँ पे पोस्ट इक्टल जो था वो नहीं था फेज़, यहाँ पे पोस्ट इक्टल फेज़ जो है वो ज़्यादा है। फोकल फाइंडिंग्स भी यहाँ आ रही हैं जो वहाँ पे नहीं थी। टिपिकल क्या होता है? जिसमें बड़ा बच्चा होता है उसमें जो फिट्स होते हैं वो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक होते हैं, 10 मिनट से कम के होते हैं, कोई पोस्ट इक्टल पीरियड नहीं होता, फोकल फाइंडिंग्स नहीं होती। ऑपोजिट क्या है? छोटा बच्चा है, फोकल सीजर्स हैं, 10 मिनट के ज़्यादा के हैं, पोस्ट इक्टल फेज़ प्रोलॉन्ग्ड हो गया, फोकल फाइंडिंग्स भी आ रही हैं। अब जो एटिपिकल होता है वो जो होता है ना वो एपिलेप्सी में लेटर लाइफ में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके अलावा उनको सब न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ रह जाती है लाइक सेरिब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, मतलब कि फिब्राइल फिट्स हैं, बुखार के साथ उसको बच्चे को फिट्स हुए थे, और अब उसको फर्दर क्या हो सकता है? न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, सेरिब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन। फैमिली हिस्ट्री अगर एपिलेप्सी की है
और 1 ईयर से कम का सीज़र होगा। फिर फेब्राइल फिट्स में हमने कब जो है वो लंबर पंक्चर करना है, जब एटिपिकल फेब्राइल फिट्स हैं, छोटे बच्चे को हो रहे हैं, फोकल सीजर 10 मिनट के ज़्यादा के रह रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, फोकल फाइंडिंग्स भी आ रही हैं, प्रोलॉन्ग टिक्टर फेस भी है, तो एटिपिकल फेब्राइल फिट्स में हमने लंबर पंक्चर करना है। स्लो रिकवरी है या फॉलो अप नॉट पॉसिबल, तो फिर लंबर पंक्चर करके देख लेना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फेब्राइल फिट्स की मैनेजमेंट क्या है? ABC, टेम्परेचर रेगुलेशन, डायज़ेपाम देंगे और कॉज ऑफ फीवर को रूल आउट करके उसको ट्रीट करेंगे। चाइल्डहुड एग्जैंथेम्स, फर्स्ट डिजीज़ जो है दैट इज़ मीज़ल्स, सेकेंड डिजीज़ स्कारलेट फीवर, थर्ड डिजीज़ रूबेला। तो मीज़ल्स, स्कारलेट फीवर, रूबेला। फिफ्थ डिजीज़ इसको कहते हैं एरिथमा इन्फेक्शियोजम पार्वो B19, जिसको स्लैप चीक रैश कहते हैं। और सिक्स्थ डिजीज़ जो है रोजियोला इन्फेंटम है, विच लीड्स टू फेब्राइल फिट्स। तो मीज़ल्स, स्कारलेट फीवर, रूबेला, एरिथमा इन्फेक्शियोजम, रूबेला, रोजियोला इन्फेंटम। अगर फीवर के साथ पेशेंट हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के साथ, बार्किंग कफ के साथ आ रहा है, तो दिस इज़ क्रूप विच इज़ कॉज बाय पैराइन्फ्लुएंजा वायरस। अगर बच्चा 2 साल से कम है, वीज के साथ, डिस्निया, कफ के साथ आ रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि ब्रोंकियोलाइटिस है। कॉमन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी सिंस्टियल वायरस जो है, इसका जो ब्रोंकियोलाइटिस होता है, इसमें क्या है? रेस्पिरेटरी सिंस्टियल वायरस है। इसके अलावा एडिनोवायरस, पैराइन्फ्लुएंजा भी हो सकता है। पर्टिसिस वैक्सीन किस लोगों को नहीं देनी? जिनको एनाफिलैक्टिक रिएक्शन है टू प्रीवियस डोज ऑफ वैक्सीन, या उनको इंसेफेलोपैथी हो गई थी विद इन 7 days ऑफ प्रीवियस डोज ऑफ पर्टिसिस वैक्सीन। फैमिली हिस्ट्री इज़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेशन। एनाफिलैक्टिक रिएक्शन या इंसेफेलोपैथी अगर हुई थी तो नहीं देनी pertussis vaccine. So this is all about the important points from the infectious medicine, infectious diseases, pediatrics.